संभल तो संभल गया, लेकिन लखनऊ और दिल्ली अशांत है। संभल में इत्मीनान आ गया वापस, लेकिन दिल्ली और लखनऊ में बेचैनी बढ़ गई सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में लग रहा है कि कंपटीशन है कि पहले संभल कौन जाएगा और ज्यादा गाजे बाजे के साथ संभल कौन जाएगा, ज्यादा भौकाल के साथ संभल कौन जाएगा। तो पहले कोशिश समाजवादी पार्टी ने की, सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि हम संभल जाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सपा के जो दो नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल तैयार हुआ और कहा गया कि भाई माता बाबा की अध्यक्षता में जाएगा प्रतिनिधिमंडल संभल। लेकिन वो हो नहीं पाया। राज्य सरकार ने, लखनऊ के प्रशासन ने और संभल के जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो थोड़ी बहुत झूमा झटकी हुई माता प्रसाद पांडे के घर, लेकिन ज्यादा सीन नहीं बना। जिसको बोलते हैं सीन बनना, मजा आना, भौकाल टाइट हो जाना, वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने सोचा कि चलो अब हम करके देखते हैं, तब देखना। तो आज जाना था कांग्रेस को, अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल को जाना था संभल। उसमें प्रमोद तिवारी की बिटिया आराधना मोना भी थी और अजय राय भी। स्वाभाविक है, नहीं जाना देना था। 10 तारीख तक रोक है वहां। जो पहले 144 धारा होती थी वो अब 163 हो गई है, वो लागू है। 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते और बाहरी लोगों के प्रवेश पर निषेध है। लेकिन कांग्रेस ने आज झूमा झटकी अपने कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी से बड़ी कर दी। विजुअल अच्छे बनवा दिए, वीडियो अच्छे बनवा दिए। अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके निकले अजय राय, पुलिस ने रोका, झूमा झटकी हुई, तर्क वितर्क हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, फिर वहीं गाड़ी छोड़कर जमीन पर बैठ गए। जो इसको हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल गिमिक, वो बड़ा हुआ। माता प्रसाद वाले मसले वो प्रसंग में समाजवादी पार्टी वैसा फुटेज नहीं ले पाई जैसा आज कांग्रेस ने ले लिया। कांग्रेस भी नहीं पाई और अंत में फिर यही कहा अजय राय जी ने भी कि अच्छा ठीक है, फिर कोई नहीं, जब हट जाएगी बंदिश तब जाएंगे। लेकिन झूमा झटकी हुई, एक मैसेज गया कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा आक्रामक है संभल में जो लोग पकड़े गए हैं उनके लिए, या जो अपराधी मारे गए हैं, दंगाई मारे गए उनके लिए। ये लड़ाई है, ये एक खास वोट बैंक की भी लड़ाई है। और सपा और कांग्रेस के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है ये आपको पता ही है। बाई इलेक्शन ने उस पर एक पर्दा था वो हटा दिया। बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने अकेले लड़ा, कांग्रेस अलग रही। और अभी संभल में जाने के लिए भी जब इंडिया गठबंधन है, कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव में कि एक जिस्म है एक जान है, हम मिले तुम मिले, जिसे गाने गाए जा रहे थे। तो क्या ये नहीं संभव, ये क्यों नहीं संभव हुआ कि संभल इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चला जाता? उत्तर प्रदेश का जाना था तो समाजवादी कांग्रेस मिलके चले जाते, और राष्ट्रीय स्तर पर जाना था तो और दलों को भी साथ ले लेते। लेकिन अलायंस भी दरक गया, उत्तर प्रदेश में भी दरक चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर भी दरक चुका है। समाजवादी पार्टी के बाद बाई इलेक्शन में सपा ने कांग्रेस को अलग रखा, और अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आपके मुखिया हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हमारा कोई राई रत्ती लेना देना नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कोई बंधन, किसी तरह का बंधन नहीं, बंधन मुक्त चुनाव लड़ेंगे हम, केवल आप ही आप। अब गठबंधन कहां बचा फिर? ये बड़ी समस्या है। लेकिन फिर हम संभल पर आते हैं कि संभल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट को
अपने पाले में खींचने को लेकर जो प्रतियोगिता है, क्या उसका शिकार हो रहा है? क्योंकि जब ये बात पहले से तय थी कि 10 तारीख तक वहाँ बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता, तो फिर आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश क्यों की, और इससे 2 दिन पहले माता बाबा ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश क्यों की थी? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चिनगारी का खेल बुरा होता है। एक बात और बता दूं आपको, फिर रिपोर्ट पे जाइए। मुरादाबाद जेल में संभल दंगों के आरोपी बंद हैं तमाम, उनसे मिलने के लिए आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद जेल गया, उनके लिए खजूर और सेब लेकर। जो दंगाई बंद हैं वहाँ, उसमें एसटी हसन थे, उसमें समरपाल थे और तमाम लोग थे कि चलो ऐसे नहीं जाने दोगे, हम मुरादाबाद जेल में जाके उनकी खिदमत करके आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जिला प्रशासन ने कल से अजय राय जी को और मोना जी को घर में नजरबंद कर रखा है। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। करीब 1 सप्ताह बाद भी संभल हिंसा पर मचा संग्राम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि एक के बाद एक सियासी दल संभल जाने की कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में सपा के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने संभल जाने का ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में संभल जाने का प्रोग्राम बना तो पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने धारा 163 का हवाला देते हुए हिंसा प्रभावित संभल न जाने को कहा। अभी वहाँ पर इन पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने, कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे, अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। पुलिस ने देर रात ही कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा के घर भी पुलिस पहुंच गई। सोमवार की सुबह संभल को लेकर पुलिस प्रशासन में जमकर आंख मिचोली का खेल चला। हंगामे के हालात में कांग्रेस ने अपना दौरा निरस्त कर दिया। ये सामान्य घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना, और एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में हम लोग जाना चाहते थे, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहते थे, शांति की अपील करने जाना चाहते थे। और कल रात से ही मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह की पुलिस यहाँ पे फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप भी देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रोका जा रहा है, हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है, और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। जिले की सीमाओं पर कड़े पहरे लगाकर पुलिस ने सपाइयों को रोका। कई जगह सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में पकड़ धकड़ की प्रतियोगिता भी दिखाई थी। इससे पहले भी सपा के प्रतिनिधि मंडल ने संभल जाने की कोशिश की थी। जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। वहीं दूसरी ओर सरकार का बनाया न्यायिक आयोग भी संभल की हिंसा की हकीकत और मौजूदा हालात को जानने पहुंचा। आयोग की टीम ने मस्जिद और हिंसा की जगह का दौरा किया तो वहीं अधिकारियों से भी जायजा लिया। कुल मिलाकर संभल पर संग्राम जारी है। विपक्ष के संभल प्लान पर घमासान जोरों पर है। बीजेपी का आरोप है कि शांत संभल में अपनी अपनी सियासत का पत्थर फेंकने जा रहे हैं सपा और कांग्रेस वाले। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी
उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। बहरहाल हिंसा के हालात में संभल तो शांत हो गया, लेकिन अब सियासत अशांत है। सपा से लेकर कांग्रेस तक, कांग्रेस से लेकर ओवैसी और चंद्रशेखर तक सभी नेताओं की नजर संभल की ओर जमी है। इस सियासी घमासान पर सवाल यह है कि आखिर क्या है विपक्ष का प्लान। संभल इस वक्त हॉट केक है। हर बड़ा नेता विपक्ष का चाहता कि हमारा जहाज वहाँ संभल में उतर जाए या हमारी गाड़ी संभल में चली जाए, ताकि हमारे ऊपर एक वो लग जाए कि हम सबसे पहले गए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इतनी सख्ती प्रशासन ने पहले की होती तो ये घटना नहीं घटती, और ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि संभल के जो हैं दंगाई वही हैं असली सपाई समाजवादी। स्थिति यहाँ पर आकर अटक गई। मेहमानों से परिचय करा दे। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज भाई का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी, एक तो मैं देख रहा हूं कि शायद कुछ प्रतियोगिता जैसा भी है। बसपा ने कोई प्रतिक्रिया ट्विटर से आगे नहीं व्यक्त की तो चंद्रशेखर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, बोले चलो हम तब तक संभल हुआ है तो स्कोर कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ने स्कोर करने की कोशिश की तो कांग्रेस को लगा हम पिछड़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम डबल स्कोर करेंगे। चलो, क्या ये अकाउंट सेटल करने का और नंबर स्कोर करने की लड़ाई हो रही है संभल को लेके? क्योंकि संभल शांत है लेकिन लखनऊ और दिल्ली में अशांति है। मनीष जी। अमिताभ जी, ये ऐसा लगता है जैसे विपक्ष एक पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाहता है, उसको मालूम है जाने नहीं दिया जाएगा, फोटो खिंचवाने की कार्रवाई है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों की संवेदनता संभल वासियों के लिए है, हम सब की है, तो वैसी संवेदनता बहराइच वासियों के लिए नहीं दिखाई पड़ी हमें। क्या वहां पे जब दंगा हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, वो भी भारत के नागरिक थे? सबके लिए सब जगह डेलीगेशन जाना चाहिए था, सबको मिल के जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव तो मिल के लड़ते हैं, लेकिन वहां पे अलग अलग जाएंगे। क्या बहराइच वाले को भी ऐसी कंपेंसेशन देना चाहिए था और डिमांड करनी चाहिए थी कंपेंसेशन की? लेकिन जब आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हो तो वो अभी बाय इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के साथ नहीं है। जहां उसको अच्छा दिखेगा, जहां उसको विकास दिखेगा, जहां उसको अपनी योजनाएं पूरी होती दिखेंगी, वो उसके साथ है। संभल की जो इशू है वो भी 10-5 दिन में शांत हो जाएगा। सरकार उसकी जांच कर रही है और मुझे योगी आदित्यनाथ जी से पूर्ण उम्मीद है कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो एक कास्ट के वोट के लिए जाती हैं, वो मुझे लगता है इस दौर में सही नहीं है। ठीक है मनीष भाई। आशीष जी, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है संभल में? एक और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने इस बात का गर्व के साथ उल्लेख किया कि संभल में जो मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपया हम अपनी तरफ से देंगे, और जो पकड़े गए हैं आरोपी दंगाई, उनसे जेल में मिलने आज एसटी हसन और समरपाल सब लोग सेब और खजूर लेके मिल आए। अब सवाल ये खड़ा होता है जो मनीष जी भी कह रहे थे कि आखिर बहराइच में जो मरा था नौजवान राम गोपाल मिश्रा, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूँ, वो भी इसी भारत का नागरिक था, इसी उत्तर प्रदेश का नागरिक था। वहां 5 रुपया नहीं दिए क्या? अपने मोहल्ला कमेटी के भी अध्यक्ष को ने भेजा कि भाई हमारी तरफ से तुम ही श्रद्धांजलि दे आओ। सारा जोश जुनून संभल के लिए है। आशीष जी, ये आरोप तो फिर खड़ा होगा। एक बात समझने वाली है यहाँ पे, जो विवाद जो वहां हुआ बहराइच में, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। इस बात का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जब एफआईआर दर्ज कराई और उसने जाकर के नामजद किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये उनके द्वारा प्रायोजित था, उनके द्वारा पत्थर फेंके गए और उनके द्वारा उकसाए गए। ये वहां की बात थी। अच्छा, इसलिए नहीं गए? ये आपने कहा भाई मरे जी, हम तुम्हारा आदमी, हमसे मतलब नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे। हमारा आदमी मरेगा तो जाएंगे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो। अच्छा, यहाँ भी तो सरकारी थी। यहाँ क्या संभल में समाजवादी पार्टी सरकार में है?
जी नहीं, अभी समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो जहां भी कोई दुर्घटना हो रही है उसको मुआवजा देना है तो सबको देगी। और मैं भी आशा करता हूं आगे आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी भी अगर इस तरह कर सके अपने स्तर पे तो एक अच्छा उदाहरण हो। ये मैं निश्चित रूप से आपकी बात से इस बात पे सहमत हूं। अब जहां सवाल उठता है संभल का, वहां बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो ऐसा इशारा करती है कि चीजें जैसी सिर्फ टीवी चैनलों पे बताई जा रही हैं इतनी सरल नहीं है। उसमें सच्चाई और भी, उसके कई और पहलू भी हैं। जैसे पुलिस के बयान को ही ले लीजिए, पहले पुलिस का बयान था कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई इसलिए हमने गोलियां चलाई, इसमें लोगों की मृत्यु हो सकती है, हो गई होगी। फिर बाद में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी होती है जिसमें कहा जाता है कि हमने तो जो गोली चलाई उससे ये मरे ही नहीं है। तो जब पुलिस बंदूक सीधी करके गोली चला रही थी तो किस पे चला रही थी, किस पे गोली लग रही थी? भाई ये भी तो सोचने और समझने वाली बात है कि जब आपने गोलियां चलाई हैं तो किसी को तो लगेंगी, तो कोई तो मरेगा ही जब पुलिस इतनी गोली चलाएगी। तो अब ये कह देना कि नहीं ये तो पुलिस की गोली से मरे ही नहीं है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहां एक अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के अंदर जब सत्ता पक्ष किसी की बात नहीं सुनता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वहां जाए, लोगों की बात सुने, उनकी बात को आगे तक पहुंचाए। बस यही हमारी मंशा है। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं आशीष भाई जितनी सीधी आपने बता दी। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। बहराइच के में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को समाजवादी पार्टी का मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? माता बाबा वहां क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए ना। शिवपाल जी को जाना चाहिए था, साथ में राम गोपाल जी को भी ले जाते, अखिलेश जी को जाना चाहिए था। चाहे गिनती से देख लो, वजन से देख लो, मानवता से देख लो, करुणा से देख लो, संभाव से देख लो, बात तो तब हर कोण से दुरुस्त है। इसमें लीपा पोती नहीं चलेगी कि वहां इसलिए नहीं गए, वहां इसलिए ना। सबको मालूम है, सबको खबर हो गई आशीष भाई कि संभल में मुआवजा क्यों बटा और किन के लिए बटा। अब दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई है। अब कोई 1960-70 का भारत है क्या कि जो इंदिरा जी ने कह दिया, नेहरू जी ने कह दिया वही वेद वाक्य हो गया? ना, ये चीज नीचे जाएगी, जा रही है। और आपके तमाम भूतपूर्व विधायक, सांसद आज सब वहां खजूर और सेब लेके गए मुरादाबाद जेल में। किनसे मिलने? दंगा के आरोप में जो लोग निरुद्ध किए गए हैं शासन द्वारा। बोले अरे मेरे लाल, मेरे पुतुआ, हमें खुद नींद नहीं आ रही थी घर में, तुम्हारा सुने तो भागे चले आए। जो बच्चे सामान्य रूप से अपनी मांगों को लेके आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, उनसे मिलने चले जाओ कभी तो और अच्छा लगे, नहीं? लेकिन नहीं जाते। उनसे कहते हो हम ट्विटर पे रहेंगे तुम्हारे लिए, इनसे मिलने जाते हो डोलची लेके। ये अंतर है, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। राज भाई, एक मैंने आरंभ में ही कहा, उससे आपको प्रसन्न होना चाहिए कि कांग्रेस ने आज शो थोड़ा सपा से बड़ा किया। उनका अरेंजमेंट बढ़िया था, वीडियो फुटेज उन्होंने ठीक खाए, मतलब मामला जिसको हम लोग बोले भोकाल टाइट कर दिया अजय राय ने, है कि गाड़ी छोड़ के जमीन पे बैठना, पे झूमा झटकी, उधर कैमरा जूम कर रहा है, अब पूरा माहौल टाइट लग रहा है। जो बात माता प्रसाद जी के साथ हुई थी वही इनके साथ होनी थी, उनको भी पता थी, इनको भी पता थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक इवेंट मैनेजमेंट ठीक कर लिया। एक सामान्य सा सवाल खड़ा होता है कि जब आप और सपा एक ही हो, अलायंस हो, तो एक ज्वाइंट प्रतिनिधिमंडल नहीं जा सकता था? नहीं, अगर नहीं गया तो क्या पता। नहीं कुछ नहीं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं गया जी। आपका पहले सवाल का कह दूं जी, ये समय अमिताभ भैया, ये समय अपने को बड़ा छोटा दिखाने का नहीं। देखिए यहाँ पे हम बोल ले, घर में हंस ले, जैसा आप बता रहे थे कि वहां हंडिया ले गए, डेक्ची ले गए। जिस घर का बच्चा मरा, जिस घर का राम गोपाल मिश्र मरा, ये वो घर जानता होगा 6 महीने बाद उनके घर को याद नहीं करेगा कोई। ये प्रशासन का इकबाल होना चाहिए था, ये प्रशासन को छोड़ना चाहिए था। आपने कह दिया नेता लोग हीरो बन रहे, अब तो पुलिस के अधिकारी भी हीरो बन रहे, बड़ा ऐसे डंबल डुम्बल दिखाया जा रहा है तब। और यही जो ये
जिस तरह की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, इससे भाई आप कहो ना कहो, ये आने वाले टाइम के लिए अच्छा ना मेरे लिए और आपके लिए भी नहीं, ये सही बात नहीं है। और मैं एक और बात आगे बढ़ कर कहूंगा, नेता को किसी भी धर्म के व्यक्ति को ही प्यार करने का अधिकार नहीं है। अगर मैं नेतागिरी कर रहा हूं तो मेरे पास एक अधिकार घर के गेट से निकलते हुए खो जाता है कि मैं सिर्फ ये कहूं कि नहीं मैं ब्राह्मणों को चाहूंगा, नहीं मैं वैश्य को चाहूंगा। मेरे लिए ब्राह्मण भी उतना कीमती है, वैश्य भी उतना कीमती है जितना जाटव है, जितना मुसलमान है, जितना ईसाई है, जितना जैन धर्म का, जितना सिख धर्म का है। हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं लेकिन राज भाई, लेकिन मुश्किल तो यही है, यहां जितने भी मारे गए वो मुसलमान थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए अपने खाते से, अपनी जेब से मुआवजा अनाउंस किया। लेकिन बहराइच वाला मिश्रा था, बोले इसमें नहीं, छोड़ दो इसका, बोले इसका ट्विटर में भी मत करो। नहीं, मैं कहूंगा आज हमें भी अरेस्ट किया गया। आप ही के चैनल के यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट थे जी, वो मेरे जैसे सच्चे दिल से बोलने वाले को नहीं चलाएंगे। मैंने कहा सीईओ से, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अगर हम उन बच्चों को देखने जा रहे हैं तो हम उन पुलिस और सिपाही को भी देखेंगे जो घायल हुए। मेरे लिए जितना दुख मरने वाले के लिए। राज भाई, आपको मेरा प्रणाम, लेकिन आप अकेले आदमी हो पूरी कांग्रेस में जिसने ये बात कही, पूरी कांग्रेस और सपा, पूरे इंडिया अलायंस में। बाकी सबने कहा कि हम वो पतली वाली गली में जाएंगे शब्बीर के घर। क्या बोले? पुलिस वाले भी घायल हुए। अरे बोले मरने दो पुलिस वालों को। नहीं, ये मरने दो नहीं कहा, ये आपका। अरे भाई भाव बता रहा हूँ राज शर्मा जी, भाव बता रहा हूँ। भाव एक मिनट, गजब कर रहे हो यार। अरे भाई नहीं, मुझे एक मिनट मुझे बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, किसी ने बोला खड़गे जी ने कि हम पुलिस वालों की भी मातम पुरसी करने जाएंगे, उनके दुख को भी देखेंगे? किसी ने बोला? उनके सैनिक ने तो बोला। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? मैं बोला मुझे जाने देते तब वहां क्यों रोके रहे? आज 7 घंटे मुझे सड़क पे क्यों बैठाए रखा? मुझे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे वहां पे। जी, मैंने कहा मैं उन सिपाहियों को भी देखने जाता हूं, और हम भी एक जिले में हैसियत रखते हैं। आपने हमें रोक दिया। अच्छा, एक और बात ना चाहता हूं, ये 10 तारीख तक की रो जिलाधिकारी चंबल ने लगाई है। बरेली, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद से क्या मतलब? जब हम आपकी बाउंड्री पे, मैंने तो आज कहा कि मैं तो मुरादाबाद जाऊंगा, मुझे छोड़ो। और 144, 163 जो कह रहे लग गई, वो चलते हुए आदमी के लिए नहीं है। मेरे संग 25 गाड़ी चल सकती है। हाँ, वो 25 गाड़ी से व्यक्ति उतर जाए तब इंप्लीमेंट 163 होगी। मेरी गाड़ियां पीछे चल रही और हम 4-4 आदमी बैठे हैं, वो 163 इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो सरकार तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जी राज भाई, जब आपको भी पता था, सबको पता था, मैंने शुरुआत में कहा जाने न जाने गुल्ही न जाने बाग तो सारा, कि 10 तारीख तक नहीं जाएगा कोई। ठीक, एक विधिक व्यवस्था है, नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये आखिर फुटेज लेने का ही मामला था कि भाई झूमा झटकी तो करो, कुछ तो दिखे, तो अपने वोट को मैसेज तो जाए। ने वोट वाला कहेगा वहां व्हाइट की चॉकलेट खा रहे हैं, हमारी सुनी नहीं रहे। ये बात तो ये तो हो जब झूमा झटकी। ठीक है, जब हमको भैया, जब हमको पता है हमको नहीं निकलना दिया जाएगा, जैसे 2 लड़कों में लड़ाई होती है, आ रहा हूँ भैया आलोक बाबू, तो वो पहले आपस में सेट कर देते कि हम लोग बार बार उग्र होंगे, तुम हमको पकड़ना। हम कहेंगे ना छोड़ दो, आज नहीं मानेंगे। क्या तय पहले से है। जब अजय राय जी एक 40 मिनट के व्यवस्था के बाद मान गए ना, बोले ठीक है, फिर 10 के बाद चले जाएंगे। माता बाबा भी मान गए थे, वो 10-15 मिनट में मान गए थे। लेकिन फुटेज तो चाहिए, ठीक बात है। आलोक जी, एक प्रश्न जो बात महत्वपूर्ण वो ये कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज मुरादाबाद में जेल में उन लोगों से मिलने गए जिनको दंगा फैलाने के और पुलिस पर हमला करने के आरोप में जेल में बंद किया गया है। उनसे मिलने गए, उनकी कुशल क्षेम पूछने गए और ये बताने गए कि हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक दूसरा, जो लोग मारे गए संभल में, उनके लिए मुआवजा अनाउंस कर दिया समाजवादी पार्टी ने। और ऐसी ही परिस्थितियों में, हिंसा में, बहराइच में एक नौजवान मरा था,
तो समाजवादी पार्टी के आशीष जी कह रहे हैं कि भाई वो मसला हम लोगों का नहीं था, हमारे घर का नहीं था, वो भाजपा वालों का था, वो जाने। क्या उत्तर प्रदेश में मौत होगी तो वो भी कांग्रेस और भाजपा, सपा और बसपा के बीच में बंटवारा होगा, एक। और दूसरा, जो बात राज शर्मा कह रहे हैं, या आशीष जी ने भी कही, कुछ बड़े प्रतिनिधिमंडल को न सही, छोटे प्रतिनिधिमंडल को संभल ले जाके वहां देहरी छुला के वापस करवा दिया जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संभल न जाने के बाद जो स्थितियां बनती हैं, जो मैसेजिंग होती है, वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। मान लीजिए संभल चले ही जाते अजय राय, तो शायद इतना फुटेज नहीं मिलता कांग्रेस को। आलोक वर्मा जी। हाँ भाई, वही बात कहूंगा जो गालिब ने कभी कही थी, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये नाटक सुबह शाम रात दिन मेरे सामने होता है। तो वही चीज मैं भी कहूंगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो तमाशा है, जो नाटक है, वो चल रहा है। प्रशासन ने वहां साफ साफ कह दिया, हाथ जोड़कर कह दिया। एक मिनट आलोक बाबू, एक मिनट, हमारे यहाँ विजुअल देखो। राज जी आप दिख रहे हैं, देखिए। आपने कहा हमारे कौन चलाएगा, हम चला रहे हैं, देखिए जी आलोक भैया। वहां के प्रशासन ने, वहां के अधिकारियों ने, वहां के हाकिमों ने सबको साफ साफ कह दिया कि अभी आपका आना मुनासिब नहीं है, अभी थोड़ी मुश्किल खड़ी है, हमें वहां शांति बहाली करनी है। इन्होंने कहा कि लोकल प्रशासन जांच कर रहा है, थोड़ा मुश्किल आ जाएगी, थोड़ी बेईमानी हो जाएगी, सही जांच नहीं होगी। हमारी सरकार ने एक आयोग भी बना दिया, न्यायिक आयोग भी बना दिया, डीजीपी को भी साथ में जोड़ दिया, अधिकारी को भी साथ में जोड़ दिया, और कल वो टीम 2 घंटा वहां जाकर के रह भी आई। और आज शिवपाल यादव जी कहते हैं कि मुझे न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं है। अरे साहब, किसी न किसी के ऊपर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं प्रशासनिक मशीनरी लगी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। मुस्लिम आपको वोट नहीं देते तो आप कहते हैं डंडे के जोर पे 60% जहां मुस्लिम थे, जिनको हम पीटीए कर रहे थे, वो भी हमको वोट नहीं दे रहे हैं। डंडे के जोर पे एक बड़ा वोट बैंक हम भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ देखना चाहिए, आईने को सामने रखना चाहिए। चेहरा उनको साफ साफ दिख जाएगा कि उनके साथ उत्तर प्रदेश और देश भी नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। तो उनको आईना देखना चाहिए कि इस तरीके के तमाशे से, इस तरीके से कार्यों से मुझे लगता है कि जनता उनकी तरफ नहीं आई। तो साफ साफ दिख रहा है समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। उनको लग रहा है कि शायद जो उनका वोट बैंक उनको छोड़ के चला गया, जिसने हमारे ऊपर भरोसा किया, जिसने योगी जी के ऊपर भरोसा किया, जिसने मोदी जी के कामों पर भरोसा किया, हमारी बातों पर भरोसा किया, जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश का हालात तब बदलेगा जब सब साथ मिलकर के चलेंगे, तो उसने यहाँ के वोटर ने, यहाँ के आम आदमी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, वो हमारे साथ चला। ये पर्दे के पीछे से क्या कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। संभल में क्या हुआ, अब तो संभल रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ था? शुक्रवार को कौन गया था एक बड़ी भीड़ को मोटिवेट करने के लिए, भड़काने के लिए? सबको पता है। भीड़ के बीच से एक विधायक के बेटे ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, सबको पता है। बहुत सारे चेहरे सब कुछ सामने आ गए हैं कि बहुत दूर से वो आए हैं। जाहिर सी बात है एक साजिश का हिस्सा है। इतनी दूर से सुबह 6-7 बजे मस्जिद के आसपास पहुंच जाना आसान काम नहीं है। कोई मुझे कह रहा था कि जिनकी मौत हुई है वो भी बहुत दूर रहने वाले थे। तो एक साजिश तो निश्चित रूप से साफ साफ दिख रही है। और साजिश किसकी है ये तो जब जांच होगी तो पता चलेगा। अभी तो बहुत सारे चेहरे नुमाया होने हैं, बहुत सारे चेहरे सामने आने हैं, बहुत सारे लोगों का रंग इसमें घुल जाएगा, बहुत सारी साजिशें इसमें उभर के सामने आ जाएंगी। थोड़ा रुक जाइए अमिताभ भाई, सब कुछ निकल करके सामने आ जाए। जी आशीष जी, एक प्रश्न खड़ा होता है, फिर मैं राज भाई और मनीष जी के पास जाऊं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता एक को विपक्ष का जनादेश देती है, एक को सत्ता संभालने का। अगर जनता ने विपक्ष का जनादेश दिया किसी को, किसी गठबंधन या किसी दल को, तो ये बात बड़ी अटपटी हो जाती है कि हमें किसी भरोसा नहीं। भाई भरोसा तो करना होगा क्या? जो जनता के जनादेश से सरकार चुनी गई उस पर भी भरोसा करना होगा। भरोसा करना या ना करना वैकल्पिक विषय कहां है भारत में? क्या समाजवादी पार्टी अपनी नई सरकार क्रिएट कर सकती है? नहीं। क्या कांग्रेस नई सरकार क्रिएट कर सकती है? नहीं। भरोसा तो करना होगा। योगी
कि योगी सरकार पर ही करना होगा और राष्ट्रीय मसले पर मोदी सरकार पर करना होगा, हाई कोर्ट पर करना होगा, सुप्रीम कोर्ट पर करना होगा, चुनाव आयोग पर करना होगा। क्या नया चुनाव आयोग बना सकती कोई पार्टी अपना? नहीं। कार्यालय खोल सकते हैं अपना, चुनाव आयोग नहीं खोल सकते अपना। बोले ना हमने अपने खोल लिया, बवाल काटो क्या, और अपने लोहिया समाज युव जनसभा के 4 लड़के चुनाव आयुक्त तो बना दिए। ऐसा तो संभव नहीं। भरोसा तो करना ही होगा और सरकार ही फैसले लेगी, यही प्रक्रिया है, यही विधि है। जो बात शिवपाल जी की आई कि भाई हमको न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं, अब न्यायिक आयोग पर भी नहीं भरोसा तो फिर ये हो सकता है कि भाई समाजवादी पार्टी आयोग की घोषणा कर दे, और ये संभव नहीं विपक्ष में रहते हुए। आशीष जी। जो बिल्कुल पहले, इससे पहले मैं आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर दूं, मैं पहले एक बात और कहना चाहता था कि एक बाबा जी की सभा में बहुत से लोगों ने जान गंवाई थी। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है, आपको याद होगा शायद, हाथरस की घटना। उसमें मरने वाले सारे हिंदू ही थे अमिताभ जी, और उनको भी समाजवादी पार्टी ने ही जो है अपने जो फंड है वहीं से मुआवजा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल मुसलमानों को मुआवजा दिया है, वहाँ हमने मुझे नहीं पता कि भाजपा ने उसमें मुआवजा दिया या नहीं दिया, लेकिन उनके घोषणा करने से पहले अखिलेश जी ने घोषणा की थी कि जो वहाँ मरे हैं लोग, उनको समाजवादी पार्टी ने सब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से मुआवजा दिया था, और उसमें मरने वाले सब हिंदू ही थे। अब जो रहा सवाल अभी का, इसमें आप देखिए कि हम लोगों ने कहा कि पुलिस का जो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। उसकी 1-2 टिप्पणियां हैं। एक टिप्पणी बहुत सख्त है जिसमें उन्होंने डीजीपी को भी कहा है कि भाई हम ऐसा आदेश पास करेंगे कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, एक मामले को लेकर, किसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूपी के डीजीपी को। और अन्य एक और उसमें भी कहा है कि पुलिस जो है बहुत मनमानी कर रही है, उसे ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी हैं जो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। जहां तक रहा विश्वास का, नहीं आशीष भाई, मैं इस पुलिस पर टिप्पणी नेहरू जी के समय से अदालतें कर रही हैं और अनंत काल तक करेंगी, इसमें कोई नई बात नहीं। मैं हर मुख्यमंत्री के दौरान की अभी अपनी स्मृति से 4-4 टिप्पणी बता दूं, गंभीर से गंभीर, जितना काबिल जज उतनी बड़ी टिप्पणी कर देते हैं। वो ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है ना। राउंड द क्लॉक चलने वाली फोर्स है, लाखों मुकदमे रोज होते हैं। इससे इसलिए एक से हमारा विषय आज ये नहीं, हमारा विषय ये कि जब हमको जनता ने सरकार नहीं बनाया, सत्ता नहीं सौंपी, तो हम हर चीज को खारिज क्यों करते रहेंगे? फिर क्या हम अपनी पुलिस खोल लोगे? नहीं। अपनी पुलिस खोल सकते हो क्या? नहीं। अपना अदालत बना सकते हो? बोले नहीं। बोले जुडिशरी भी भाजपा से के अंडर में आ गई, तो आप अपनी खोलोगे? सपा वाली को जुडिशरी क्या? जब आपकी सरकार रही तो आप ही के अंडर में पुलिस रही, या तब भाजपा कलेक्टर कप्तान का ट्रांसफर कर रही थी? नहीं ना आशीष जी। नहीं बिल्कुल, ये तो सही बात है, लेकिन वही तो बात विश्वास है तो कि करना होगा। वो विश्वास एक सरकार अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से जनता और विपक्ष के बीच में बनाती है। वो चीज यहाँ ये बनाती हुई नहीं दिख रही भाई। वो कह रहे अभी हमने बाई इलेक्शन में दिखा दिया, जिनको समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल बता रही थी, वो आलोक कह रहे थे कि वहां हमने दिखा तो दिया कि जनता हमारी फैसलों पर, हमारे कामों पर मोहर लगा रही है। तो जो हमारी बात थी उस पे चुनाव आयोग ने भी मोहर लगाते हुए 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। तो जो हम बात कह रहे थे, अगर इसीलिए तो वो 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे कि जो हम बात कह रहे थे वही वो कर रहे थे। तो इतने तो समझ सामने आ गए, और बाकी जो है वो सामने नहीं आ पाए। ठीक, मुश्किल यही है। ठीक आशीष भाई, मुश्किल यही है। आप 37 सीटें लोकसभा की जीतो तो पुलिस ठीक, कलेक्टर ठीक, कप्तान ठीक, आयोग ठीक, रामलाल ठीक, श्यामलाल ठीक। आप 2 सीटें जीतो 9 में, बोले सब चोर हैं यार, हमें किसी भरोसा नहीं, अब हम अपनी बनाएंगे। अरे तो क्या अपनी प्राइवेट आर्मी बनाओगे यार? चुनाव आयोग ने सस्पेंड किए, प्राइवेट आर्मी तो नहीं बनाओगे। ठीक भैया, ठीक। आगे बात, कई हजार पुलिस वाले लगे थे आशीष बाबू, है उसमें 7 सस्पेंड हो गए, तो कोई बहुत बड़ी घटना घट गई क्या देश में? सच्चाई कहीं ना कहीं सामने तो आई ना, कि जो अभी कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है।
वो ठीक है। ये चीजें पता तो चली कि ये चीजें हो रही थी। अच्छा, फिर लोकसभा आपने कैसे जीत लिया? तब आप लोकसभा में चुनाव में ज्यादा पुलिस का बलशाली उतना थे? ज्यादा योगदान नहीं रहता है, उपचुनाव में ज्यादा बना ले जाती है अमिताभ जी, तो आप भी जानते ना ये जानकारी या धारणा गलत है। पुलिस की भूमिका पंचायत के चुनाव में भी उतनी जितनी विधानसभा में, जितनी विधानसभा में उतनी लोकसभा में, ठीक। इसलिए ये धारणा ठीक नहीं, ये धारणा अनुचित है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि पुलिस की भूमिका उसमें नहीं रहती। नहीं, आप जीतो तो सब अच्छे। इस जनता के बीच में ये नैरेटिव चला गया राज भाई कि विपक्ष का माइंडसेट ये है कि हम जीतेंगे तो हम ओके करेंगे सबको, और नहीं तो हम कहेंगे सब चोर हो। क्या ये वही भाषा माइंडसेट है जो एक दौर में अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते थे? आए बाएं साए उनको किसी से मतलब नहीं, बोले सब मिले हुए हैं जी, सब चोर। लो, एक नाम पढ़ते थे 150 नेता हर पार्टी के लेके कहते सब चोर है, मेरे पास लिस्ट है। क्या ये वही भाषा है मुझे दिख रही? बोले हम जीते हैं, बोले नहीं आप हार गए, तो बोले फिर चुनाव फर्जी है। बोले वहां हम जीत गए, बोले हाँ ये वो चुनाव असली है। राजा ही तो क्या अपनी पुलिस, अपनी कचहरी, अपना चुनाव आयोग विपक्षी लोग खोलेंगे? मैं बताऊं, मैं साफ सुथरा कहने वाला हूँ जी। मैं पार्टी का हूँ, मगर इतना भी डिफेंड नहीं करूंगा कि मेरा आत्मसम्मान मर जाए। इस वक्त विपक्ष को भी नहीं, आप कम से कम हमारी इस मामले में तो प्रशंसा कर दो। हमने आपका नारा भी सुनवाया, आपको दिखवाया भी, और आप जो कह रहे वो भी चलवाया महाराज। नहीं, मतलब ये प्रमाण हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, और ये प्रमाण ये हुआ कि हम विपक्ष का ख्याल रखते हैं, इस बात का भी प्रमाण हुआ भाई। आप जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, अगर हालांकि मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन आप बेहतरीन है, आपका सम्मान है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो आपकी बुराई, एक भी नहीं मिला। और ये मेरा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये मेरा आपके प्रति एक कृतज्ञता है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों को विश्लेषण करना होगा। उधर एक और बात कहना पाऊंगा कि ये बात तो सही है, जो जीता वो सिकंदर। अब कैसे मिला, क्या नकल प्लस अकल इजिकल टू सफल, एक बात अलग है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लालू जी हो, उन्हें भी गाली देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी जीते थे। उन्हें भी किसी ने नहीं अपॉइंट करा था, वो भी जीते थे। और मैं बार बार कहता हूं, जो जीता वो सिकंदर। अगर आज मैं जीत जाऊं, मैं एमएलए हूं, मैं एमएलए, आप मुझे कितना बुरा कहते रहिए। अब विश्लेषण अपना करना होगा और पब्लिक की आत्मा से कनेक्शन बनाना होगा। हो सकता है मेरी बात मेरे ही किसी व्यक्ति को बुरी लग जाए, लेकिन जब तक हम नहीं सुधारेंगे अपने किस बात को, अपने कदम को, कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे लिए हर व्यक्ति, गरीब हो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जाटव हो, ब्राह्मण हो, हमें सबके बारे में एक जैसे। अब आज का जमाना, आप सही कहते हैं, आज का जमाना, आज मैंने कह दिया, कल अगर बदलूंगा वही विजुअल चला दोगे आप। आज वो जमाने गए कि आप कह के मुकर जाते, लेकिन आज इसी चैनल से कहूंगा, दादा एक ही नेता है जो 5 साल पहले कहा होगा वो आज भी कह रहा होगा, और वो सिर्फ राहुल गांधी जी। आप कभी देख लीजिएगा, उनका मुझे कोई 5% बयान बदल जाए, 95.6% दावे के साथ कह सकता हूं, वो जो कहते हैं फिर उस बयान से बदल। ठीक राज भाई जी। मैं मनीष जी के पास चलूं। राहुल जी के में कंसिस्टेंसी हो सकती है, मैं उसमें कोई वैचारिक युद्ध में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बयान है जो मेरे स्मरण में अचानक से कौंधे। उन्होंने कहा था कि सपा की साइकिल पर गुंडे हैं और हाथी रुपया खाता है। क्या ये पार्टी वाले हुए, ठीक है ना? ये और ऐसे तमाम प्रश्न हैं, खिलाफ बोलते, वो एक अलग चीज हुई। ठीक है राज भाई, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सुविधा की राजनीति होती है, सब वही करते हैं। क्या सब वही कर रहे हैं, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा क्या लाइन लेंथ समझना। मनीष बाबू एक नई किस्म की चीज देख रही है मुझे, कि जो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि सरकार हमेशा भाजपा की रहे ये जरूरी नहीं। जब ब्रिटिश राज डूब गया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, तो भाजपा ही हमेशा रहेगी, ऐसा मानने का तो कोई कारण नहीं। ये जो बेचैनी विपक्ष में दिखती है
कि उनका बस चले तो मतलब फाइल अपने ही घर ही मंगाने लगे। बोले ले आओ ट्रांसफर के लिए फाइल लाओ, हम करेंगे, आज हमारा मन कर रहा। बोले भाई हमें तुमसे 15 लाख वोट तो कम मिला है, अब इस बार आईपीएस की ट्रांसफर हम करेंगे, ये बजट हम पेश करेंगे। इससे और सरकार कुछ करे, बोले जी इस पे हमें भरोसा नहीं। तो जब हम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं की बात कहते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं की बात कहते हैं, तो वो एक तरह से जनादेश का भी अपमान नहीं हो जाता? क्या विपक्ष अपनी सरकार बना सकता है बिना जनता के? नहीं ना। अमिताभ जी देखिए, इसमें मुश्किल क्या आ रही है? मुश्किल तब आ रही है ना जब इतिहास परिवर्तित हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश में 35 साल के बाद एक सरकार पूर्ण बहुमत से रिपीट होती है, जब भाजपा कुंडरकी जैसी सीट जीतती है जो कि बिना मुस्लिम मतदाता के सहयोग से जीती ही नहीं जा सकती। इस राजनीतिक बदलाव को विपक्ष को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा है कि ये 50% वोट जो टारगेट कर रहे थे, अगर ये इस जाति के वोट में भी सेम लगा के चले गए तो फिर कभी भी जीतना मुश्किल हो जाएगा, राजनीति में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। जब समीकरण ऐसे बदलते हैं कि भाजपा जैसी पार्टी जो अपनी एक विचारधारा से चलती है, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा से चलती है, उसको भी उस जगह 58% वोट मैक्सिमम पोलिंग होती है जहां पे 64% मुस्लिम मतदाता है और वहां पे भी वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। तो ये जो वोटों की शिफ्टिंग दिख रही है ना, जनाधार जाता दिख रहा है, पैरों के नीचे से कालीन खिसकता दिख रहा है, वहां पे मुश्किल आ रही है। तब ये बौखलाहट है कि संविधान के सारे पहलू खराब हैं। पुलिस की बुराई होती है पुलिस की सुरक्षा में ही खड़े होके। आप सोचिए उस पुलिस पे क्या बीतती होगी जब नेता ये कह रहा है कि पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे विरोध में है, और वही पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी है। अगर वहां वो पुलिस की सुरक्षा छोड़ दे तो वो घर भी नहीं जाना चाहेगा, तब यह बदलाव मुश्किल होता है। आज ये दिख रहा है कि अगर ये मुस्लिम मतदाता सुविधाओं की वजह से एक तरफ जा सकता है तो फिर आगे की राजनीति क्या होनी चाहिए? जी ठीक बात। आलोक जी, विपक्ष को आपके किसी फैसले पर भरोसा नहीं, वो करे ना सब गड़बड़ है, चुनाव से लेके और शासन व्यवस्था तक। या तो फिर भाई पार्लियामेंट में ऐसी कोई व्यवस्था कर लो कि भाई 60% फैसले सरकार वाले लेंगे और 40% विपक्षी लेंगे, तो कोई नया ही रंग का लोकतंत्र डेवलप किया जाए क्या? 10 जिलों कलेक्टर आप तय करोगे, 5 की सपा करेगी। नहीं, तरीका तो वही है जमहूरियत में जो जिस तरीके से होता है, जनता के बीच जाएं, जैसे अभी हमारे राज भाई कह रहे थे, हमें देखना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए और निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए। हमको तो अच्छा लगता है कि हमारे विरोध में जो आवाज है जितनी बुलंद होगी हम उतने मजबूत होंगे, क्योंकि अपनी कमियां भी तो हम देखेंगे। तो हम तो बड़ा एहतराम करते हैं जो मुखालिफत के स्वर होते हैं, जो मुखालिफत की आवाज होती है, उनको हम सर आंखों पर बिठाते हैं। और शायद इसीलिए कुदरती जैसी सीट, कटेरी जैसी सीट हमारे लिए आसान नहीं थी। कटेरी में तो हम 3 दशकों से हम अपना अंगूठा भी नहीं रख पाए थे, कानी उंगली भी हम वहां पर नहीं रख पाए थे, लेकिन हमने जीता। इसलिए जीता कि हमारा पूरा संगठन, हमारा एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच गया और कौन सा काम हमने किया है, क्या उनकी इच्छाएं थी, क्या हमने पूरी की, और नहीं पूरी कर पाई तो क्यों नहीं पूरी कर पाई, क्या हमारे सामने दिक्कत है, परिवर्तन क्या आया। हमने साफ साफ कहा कि भाई 2017 के पहले अगर उत्तर प्रदेश अच्छा था तो हमको कदापि वोट मत दीजिएगा, और अगर 2017 के बाद कुछ परिवर्तन आया है, आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया है, सड़क पानी बिजली आपकी आंखों के सामने है, अगर हमने कुछ परिवर्तन किया है तो हमारे साथ खड़े होइएगा। अगर घर से लड़कियां आराम से बाजार जा पाती हैं, अगर सड़कें कुछ बेहतर हुई हैं तो दीजिएगा हमको, और अगर नहीं हुई है तो मत दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया। जो लोग कहते हैं ना कि वो हमारी जीत को कमतर आंकना चाहते हैं, इतनी कमतर जीत है नहीं साहब। जिस तरीके के आप सवाल करते हैं ना, यहाँ पुलिस है, वहां पुलिस है, पुलिस के भरोसे आप यहाँ जीत गए। साहब हरियाणा किसके भरोसे जीत गए? यादव वोट तो अखिलेश यादव सोच के बैठते हैं कि यादव वोट जितना देश भर में है सब समाजवादी पार्टी का है। हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में यादव वोट भी मिला, पिछड़ा वोट भी मिला, जिसको वो पीडीए करते हैं वो सारे वोट हमको मिले, चाहे कुदरकी में हो, चाहे कनेरी में हो, चाहे हरियाणा में हो और चाहे महाराष्ट्र में हो। कुछ जगहों पे हम हारे भी, कहीं गलतियां हमसे भी हुई होंगी, अपनी बात हम ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए, विरोध के जो लोग थे ज्यादा अच्छा उन्होंने काम किया होगा, जनता के बीच ज्यादा बेहतर तरीके से वो पहुंचे होंगे। हम हारे, फिर से हम मेहनत करेंगे और मुझे लगता है यही तरीका है साहब।
हमारे ऊपर, सिस्टम के ऊपर आप सवाल उठाइए, कभी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाइए, कहीं संभल में दंगा हो गया, किसी दूसरे इलाके में दंगा हो गया, हम व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर आप सवाल उठा दें। कोई कह रहा था कुछ रोज पहले, भाई हमको भरोसा नहीं है वहां के लोकल प्रशासन पे। हमने कहा भाई ठीक है, एक आयोग बना देते हैं, वो जांच करके बताएगा हमें किसको बचाना है। अगर किसी की गलती हुई है, कोई भी अपराधी है, कोई साजिश रची गई है, तो सब कुछ नुमाया होना चाहिए। हमको बचाना किसको है और किस लिए बचाना है? अगर कोई दोषी है तुम किसी को बचाना नहीं चाहते, तो सब समय ठीक है आलोक बाबू जी। आशीष जी, पुलिस पर आपको भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं, न्यायिक जांच आयोग पर भरोसा नहीं, सीबीआई को जांच दे दे तो भी सीबीआई, आप कहोगे सीबीआई भी इन्हीं की है, उस पर भरोसा नहीं, तो क्या इंटरनेशनल कमेटी आएगी संभल में? और जो आएगी इंटरनेशनल कमेटी वो भी इन्हीं की परमिशन से आएगी जो सरकार में है? नहीं, या उसको सपा ले आएगी डायरेक्ट, बोला तुम डायरेक्ट हमारे ऑटो में बैठो, हम ले चलते तुमको संभल। ऐसा तो संभव नहीं। रास्ता तो एक ही है, नान्यः पंथा एनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुझे आप वो तरीका बता दीजिए कि सरकार को बाईपास करके, चूंकि आपको सरकार पर भरोसा नहीं, सरकार को बाईपास करके कोई व्यवस्था हो, संभव हो लोकतंत्र में, आप मुझे बता दीजिए। आशीष जी, आपको कतई पसंद ना हो सरकार हम करें, उसको देखते ही मूड खराब होता हो, फिर भी सरकार, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इनको बाईपास करके कुछ संभव है क्या? जी, बाईपास करने की बात नहीं है क्योंकि वो संभव है इस व्यवस्था में। सोचने वाली बात यह है कि यही संस्थाएं, यही जो चीजें हैं वो देश में 70 साल से रही हैं, लेकिन इतना अविश्वास कभी भी विपक्ष ने किसी सत्ता पक्ष के प्रति कभी नहीं रखा जितना आज है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थितियां आज क्यों बनी हैं। आज एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। आज ही वो मंगेश यादव की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि भाई ये ठीक है, अपराधी था, उसको उसके अपराध के अनुसार सजा मिलनी चाहिए थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि उसके सर पे, पीठ पे, दोनों कोहनियों पे बहुत चोट के निशान हैं। तो इनकाउंटर में गोली मारी जाती है, अगर इनकाउंटर होता है तो हम लोग कह रहे थे कि भाई इनकाउंटर जो है ये सही नहीं है, और वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी जाहिर किया। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि नहीं, वो हमने तो इनकाउंटर किया है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, अब समझने वाला कोई भी समझ जाएगा कि जिसको आपने गोली मारी है उसके चोट इधर उधर जो है वो मारने वाली चोट लगी नहीं सकती, और मरने के बाद आप उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं जब मर ही गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है, और फिर कहीं ना कहीं वही अविश्वास वाला माहौल जो है वो आकर के खड़ा हो जाता है। यही आज की परिस्थिति है। आशीष जी, आप तो पुराने आदमी हो, मंगेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चाहे गिरजेश की हो, क्या चाहे अशफाक की हो चाहे ननकू की हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाले जापान के लोग हैं नहीं ना? वो भी सरकार के मुलाजिम है ना? आप जब ये कह रहे हो एक तरफ ये सरकार सब कुछ गड़बड़ अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दे रही है, पोस्टमार्टम मैनिपुलेट नहीं कर पाई है, गजब बात करते हो यार। बोले सारा चुनाव भ्रष्ट है, अच्छा सीसा मऊ, बोले सीसा मऊ में नहीं कर पाई क्योंकि वहां बॉर्नवीटा खा के गए थे। गजब बात है यार, तो बाकी जगह क्यों नहीं खा के गए थे बॉर्नवीटा? पोस्टमार्टम जो लोगों ने रिपोर्टिंग की है या जो लोगों ने जमीन पर नेतागिरी की, दोनों जानते हैं पोस्टमार्टम मैनेज होने में कोई बहुत बड़ी समस्या है क्या? किस स्तर के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं? आशीष जी, इसका भी तो उत्तर देना होगा। और अगर ऐसा है, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, और अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी को ये नैतिक साहस जुटाना चाहिए कि ये कहे कि योगी सरकार में पोस्टमार्टम ईमानदारी से होता है। अब भी बोलो, ऐसी मूर्ख सरकार कोई होगी जो अपने खिलाफ दस्तावेज जारी करवा ले कि ये बात सपा के पास जाए तो सपा हमारे ऊपर चढ़ाई करे? क्या समाजवादी पार्टी ये बोलेगी, ऑन रिकॉर्ड ट्वीट करेगी कि हमको इस बात से प्रसन्नता है कि कम से कम ईमानदारी से पोस्टमार्टम हो रहा है? राज भाई, ये तो स्वाभाविक बात है। अगर आप कह रहे हो कि पोस्टमार्टम में ये मसला आ गया
तो इसका मतलब है ईमानदारी से सरकारी डॉक्टर पर कोई दबाव नहीं, जिला अस्पताल के एम्प्लॉइज पर कोई दबाव नहीं, सीएमओ पर कोई दबाव नहीं। इतना तो बोलो आप दोनों लोग मिलके। नहीं, राज भाई। नहीं, मैं ये बात कहता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलिए। उन डॉक्टरों ने, जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, मुझे लगता है वो दबाव में नहीं आए। उनका जमीर जिंदा होगा, उनकी एक आत्मसम्मान होगा। ऐसा नहीं है कि 100%, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं झूठ बोल सकता, मगर कभी कभी आदमी का एक किरदार होता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो डॉक्टर लोग अपनी जिंदगी जिसके लिए आए उस किरदार को जी रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 100% गलत है। आप ये नहीं कह सकते। बड़े बड़े मैंने अधिकारी देखे जो मिनिस्टर की बात नहीं मानते, मैंने देखे हैं। आपने बहुत जमाना देखा होगा, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मिनिस्टर की बात कप्तान ने नहीं मानी। मैं वो टाइम भी देखा, मैंने, मेरी भी एक एज है भाई। मगर आप कहना इसका मतलब सब कुछ सही हो रहा। एक पोस्टमार्टम, मैं कह रहा आप उन डॉक्टरों की तारीफ करो ना जिसने दबाव। ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने ऐसे देखिए, मैंने ऐसे मंत्री देखे, नाम नहीं लूंगा, ऐसे मंत्री देखे जो चटकनी बंद करके कमरे में गिरा के आईएएस को मारे। क्या आशीष जी, जय बोलो लोकतंत्र की, हमने ऐसे भी देखे। खैर, मनीष जी के पास चलूंगा। राज भाई की बात पर एक टिप्पणी करते हुए, मैं बहुत विनम्रता से आपकी बात से असहमत हूं। मुझे मनीष यही सवाल है, मुझे ये बता दे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो बात राज शर्मा ने कही कि जिन डॉक्टरों ने किया, जो असिस्टेंट्स उसमें असिस्ट कर रही था स्टाफ, उनने किया, रिपोर्ट टाइप करने वाले ने जो किया, उनका जमीर जिंदा है। तो हम सरकार है मान लो, और हमारे खिलाफ जमीर जिंदा हो गया किसी का, तो जमीर जिंदा हो जाने की जैसे मुझे खबर मिलेगी तो हम उनको पटरौना में भेज देंगे, निलंबित कर देंगे। मनीष जी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले निलंबित हुए हैं, दंडित हुए हैं? और अगर नहीं हुए तो फिर सरकार के प्रशंसा में दो शब्द क्यों नहीं बोलेंगे आप मनीष जी? हमने मान लिया उनका जमीर जिंदा था, डॉक्टरों का कर दिया, लेकिन सरकार तो सरकार है ना, चाहे मुलायम सिंह की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे योगी की, आदित्यनाथ की हो। मनीष जी, अमिताभ जी, एक प्रक्रिया बन गई है कि सरकार का जो भी कृत्य आएगा हमें उसका विरोध करना है। अगर वो हमारी विचारधारा की अगेंस्ट है, हमें पसंद नहीं आता। और लोकतंत्र के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं वो सत्ता में थे और फिर से सत्ता में आने की कोशिश करने के लिए ही ये सब चीजें कर रहे हैं। उनका भी मूलभूत उद्देश्य सत्ता में ही आना है, इन्हीं अधिकारियों के साथ काम करना है। यूपी में बहुत से आईएएस ऐसे हैं जो मायावती, अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ जी तीनों सरकारों में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने काम करा है। आज भी वो तीनों सरकारों के चहेते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। राज जी की बात का मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि हमने वो भी देखा है कि प्रधानमंत्री जी का आदेश भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक दिया गया था। तो ये देश ये चीजें देखता रहता है, सरकारी आदेश चलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और हम पता चलता कब आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। फिर मैं भी कह दूं, आपसे ज्यादा झूठी पार्टी है ही नहीं। आप तो यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिखते हो? मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरा दिक्कत ये है मेरे संग। आप यहाँ पे मेरे प्रवक्ता वो बीजेपी के बैठे, वो दिख तो रहे कि वो ये हैं, आप तो दिख ही नहीं रहे हो भाई। आप दिख रहे, राजू मैंने कुछ झूठ बोला क्या? याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ झूठ बोला क्या? आप ये बताइए, आप विश्लेषक हैं, आप मुझे मैं आपसे बात विवाद नहीं कर रहा, मैंने एक पॉइंट रखा, अगर वो पॉइंट गलत हो तो आप उसको कह सकते हैं। राजनीति में सबको अधिकार है अपनी चीजें व्यक्त करने का, लेकिन देश किस तरीके से चलता है ये सब ने देखा था। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लोग बैठ के चलाते थे, आज वो चीजें नहीं हो पा रही। लेकिन जनता के जनतंत्र का सम्मान करना चाहिए, लोगों के वोट का सम्मान करना चाहिए। और कल को जब ये शासन में आएंगे तो यही आईएएस, यही पुलिस वाले इनके चहेते भी हो जाएंगे जो आज जिनका ये विरोध कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में मत जाइए आप, फ्यूचर टेंस में छोड़िए। हम लोग कोई भविष्य का ज्ञान नहीं लेके पैदा हुए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी कौन से गंगा जल से नहाई है, कौन से दूध से नहाई हुई है? क्या आप उसकी दो कमी गिना सकते हो? अगर विश्लेषक
अगर आत्मा जाग जाए तब। दो कमी बताओ बीजेपी की, दो नहीं बता पाओगे क्योंकि आप ना आप राज भाई आप बता दीजिए, वो आप बता दीजिए, हम कमी अपनी सुधार लेंगे। वो कह तो रहे हैं आलोक वर्मा, आप कमी बताओ भाई, आज इन दोनों को लो, आलोक वर्मा और राज शर्मा को लो सामने सामने। आलोक भाई मैं बता रहा डॉक्टर ने आप बोलो मेरी सुनो फिर आज मैं दो कमी नहीं 200 नहीं, दो ही बताओ, 200 नहीं दो। मुझे एक बात बता देना, दुख होता है दोस्त, आप लोग पिछड़ा जाति बात करते हो, मुसलमानों की बात करते हो कि मुसलमान 5 लाख सदस्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री का एक भाषण दिखा देना जिसमें उन्होंने ब्राह्मण शब्द का नाम लिया हो, ब्राह्मण जाति का नाम लिया हो। आप एक बता देना, मैं आपका वोटर नहीं हूं? अगर मैंने मान लो योगी जी को वोट नहीं दिया तो इसका मतलब मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूं। और एक और बात बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस लगता है जो आपने जिस चीज का इल्जाम हमारी सरकार में लगाया कि जीएसटी खराब है, सिलेंडर कीमती ज्यादा है, पैन कार्ड ऐसे बनना है, वही आपने करा। अपनी बात को तो ना जुटलाते ना। मैं कह रहा भाई, मैं 100% अपने प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मेरे प्रधानमंत्री का 356 इंच का सीना है, लेकिन कम से कम दिखता तो हो मुझे वो सीना। आप बताइए ना, मैं बताता हूं एक सबसे बड़ा गलत काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करा। उत्तराखंड में आपने शराब के अड्डे बना दिए, ऋषिकेश और हरिद्वार में, और यहाँ पे भी 900 दुकानें। ऋषिकेश की बात मत करना, शराब की दुकान का नक्शा दे। अब रुकना होगा राज भाई, समय कम है। एक सवाल मैं लूंगा आलोक जी से। उत्तराखंड की चर्चा की, उत्तराखंड में मुझे एक प्रसंग याद आ गया, मैं अंत में उसको रखूंगा। आलोक जी, समाजवादी पार्टी ने वो मसला उठाया मंगेश यादव के पोस्टमार्टम का। वो कह रहे हैं कि उस पोस्टमार्टम में कुछ उसकी शरीर पर पहले से चोटें पाई गई गोली के निशान के अलावा। आलोक वर्मा। भाई मैं तो राजनीतिक दल का छोटा सा प्रवक्ता हूँ जी। एक बहुत सारी टीम बैठती है, कभी भी कोई भी घटना होती है, कोई इनकाउंटर भी होता है तो उसकी भी जांच होती है, और जांच के जो अधिकारी होते हैं उस पर देखते हैं, सारी चीजें निकल के सामने वो रखते हैं। अगर उसमें कुछ फर्जी होगा तो उस पर भी सवाल उठाते हैं, और जिसने गुनाह किया होगा उसको भी सजा मिलती है। इसमें कहीं कोई नई सी बात नहीं है। लेकिन मैं वही राज भाई की बात कह रहा था कि जो अच्छी बात है वो तो गप गप, और जो बुरी बात है उसे थू थू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभी आपने कहा कि भाई डॉक्टर अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही थी। जिस तरह आप कह रहे हैं कोई सवाल खड़ा हो रहा है, वो कह रहे हैं कोई इनकी बात नहीं मानता, उनकी बात नहीं मानता। अरे साहब, हम किसी को अपनी बात मानते ही नहीं साहब, हमने सबको छोड़ रखा है। जो जिसका काम है वो करे। अगर प्रशासनिक मशीनरी, डीएम का कोई काम है, कलेक्टर का कोई काम है तो कलेक्टर करे, एसपी का जो काम है एसपी करे, डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टर करे। और मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मेरा जो काम है, मैं एक राजनीतिक दल के बारे में जो अपनी बात रखनी है वो रखता हूँ। राज भाई, आपकी बात बहुत सुन नहीं पाया मैं, माफ करें, मेरा फोन कट गया था। लेकिन बस यही है कि कोई अपनी नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए। कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश दुनिया के लोगों को हम समंदर नजर आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है। आप जरा अपने देखने का सलीका बदल दीजिए। समझ में आए अभी तो नाबालिग को समंदर। अरे हम 60 साल आप लोग रहे हैं, जो अरे अभी 11 साल आप याद करो रहे हैं। आपकी पार्टी ठीक में देख लीजिए, आपने पूरी कोशिश कर ली। हरियाणा में तो तीन नेता चले गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए। पहले भी अमिताभ भाई कहते थे आप अमर बेल के पैदा नहीं हुए हो। याद रखना, आप लोगों का नामो निशान मिट जाएगा इस जहां पे। और आप कहते हो अरे अपने राहुल गांधी जी को छोटी पार्टी हो, बेटी जनता पार्टी से अपने सदस्य बने। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप बताइए मुझे, आप सबसे बड़ी पार्टी हो, आपके सदस्य विश्व में कहाँ ज्यादा है बताओ? आप कहाँ ज्यादा है बताओ? आप मिस कॉल से अपने सदस्य बनाते हो। आप छोटी सी पार्टी हो। लो मैं कहता हूँ बहुत छोटी पार्टी। अभी आप नाबालिग पार्टी हो, आप नाबालिग सरकार हो, बालिग सरकार नहीं हो। तो 2 ही टर्म हुए और हमारे बराबर
400 से ऊपर सीट जिंदगी में क्या 7 जन्म में नहीं ला पाओगी। 400 से आए कह रहे थे ना, हमारे जैसे लाना तो सीखना। ठीक है राज भाई, रुकना होगा आलोक भाई, रुकना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे दो बातें याद आती हैं। ठीक है, राज भाई ने पुराना प्रसंग उठा दिया। इंदिरा जी की शहादत के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कोई कांग्रेस का योगदान नहीं था। इंदिरा जी के शहादत हुई थी, उस परिस्थिति का योगदान था। खैर उन्होंने कह दिया कि नहीं वो खड़गे जी का योगदान था, चलो मान लेते हैं, कांग्रेस का ही रहा होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, सरकार जो भी चुनी जाती वो बालिग ही होती है। आलोक भाई 2 साल की आम आदमी पार्टी की उम्र थी, 2 साल उसमें भी सरकार आई तो बालिग ही सरकार होती है। जनता नाबालिग को शासन नहीं देती, और जिनको वो नाबालिग समझती है उनको कुर्सी नहीं देती, कहती जब बालिग हो जाएंगे तब देंगे। बहुत सारे नेता जिनको नहीं दे रहे कुर्सी, क्योंकि जनता मान रही कि अभी ये लड़कइयां हैं, ये बच्चे अभी थोड़ा डेवलप हो जाए तो दे देंगे। आप तो जमीन के आदमी हो राज भाई, गांव देहात में जाओ तो आदमी ये भी कहता भैया अभी उनकी कौन उम्र निकली जा रही है, थोड़ा घिसने दो। आशीष जी, भारत का मानस ये है, इसलिए सरकार कभी नाबालिग नहीं बालिग ही होती है। और 400 की बात राज भाई ने सिक्का उछाल दिया कि 7 जन्म नहीं ला पाओगे, ये भी कहना ठीक नहीं, पता नहीं किस जन्म में क्या हो जाए। मुझे एक बात याद आती है, मतलब समझ आती है आशीष भाई, आपके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, यूपी में आपके लिए और राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस के लिए। होता क्या है, ये तो सरकार का मसला है जिसमें सब कुछ जीवन दांव पर लग जाता है नेताओं का, पार्टियों का। आलोक बाबू सुन लो, हम लोग किसी ऐसे होटल में चले जाएं जब वेटिंग हो, क्या दरवाजे के बाहर खड़े, अंदर लोग खा रहे हैं, शीशे से दिख रहा है, क्या अब धीरे धीरे खा रहे हैं, जल्दी भी खा सकते नहीं, फिर खाने के बाद पानी, फिर कह रहे यार एक आइसक्रीम और खिलाओ, फिर आधा घंटा और हम खड़े हैं बाहर, क्या फिर बोले सौंफ लाओ, फिर सौंफ खा रहे, फिर बोले टूथपिक लाओ, फिर बोले बिल लाओ। जो काम 1 घंटे पहले हो सकता था उन्हें 1 घंटे हमको वेटिंग करा दी। और फिर वो हमने उठे एक बार, हमको लगा चलो कष्ट कटा, जो वेटिंग थी हो गई, अब तो जाके अंदर खाएंगे, फिर बैठ गए, बोले यार एक काम करो, मक्के की रोटी एक और खिलवा दो। तो मेरा मन कितना कुढ़ जाएगा, कितना कुढ़ जाएगा सोचो, है हमको लगेगा कि अगर हम दुर्वासा ऋषि होते तो श्राप भी दे देते यार, नहीं। वो स्थिति कांग्रेस की हो गई, और क्योंकि कांग्रेस में भी इस बार पूरा मन बन गया था कि अब की मोदी नहीं आते, अब की मोदी नहीं आते। अब वो फिर आगे बोले एक मक्के की रोटी और खिलाओ, क्यों क्या करें बाहर बैठ खड़े, तो मोदी से तो चिढ़ेंगे ही, स्वाभाविक ही चिढ़ेंगे। उनके सारे सपनों को किसने ध्वस्त कर दिया? नरेंद्र मोदी। और राज भाई की पार्टी में विद्वान लोग हैं, और जहां ज्यादा विद्वान होते वहां अलग अलग बातें भी होती। एक नई बात कहता हूं, चिदम्बरम साहब विद्वान व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील हैं। उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि 303 सीट वाले मोदी और 240 वाले मोदी में राई रत्ती फर्क नहीं है, वही ताकत, वही स्टेमिना, वही फैसले लेने का तरीका, कुछ भी नहीं बदला। सियावर रामचंद्र की जय, पंजीरी बांटो। लो, अब इससे ज्यादा और बुरी खबर खड़गे जी के लिए क्या होगी? वो सोच रहे थे कमजोर मोदी आएंगे, चलो क्या नहीं। समाजवादी पार्टी वो सोच रहे चलो 5 साल झेल लिया बाबा को, क्या अब तो जाएंगे। पोस्टर भी, होर्डिंग भी लग गए थे, हम आ रहे हैं, सबकी लिस्ट बना रहे हैं। आशीष जी नहीं, ऐसा होता है कि एक कन्या जो है कुंवारी, वो एक पुरुष से प्रेम करती है, उस पुरुष की शादी हो गई, फिर उसको पता लगता है कि उसकी जो ब्याहता पत्नी है उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो वो भगवान मनाती चलो अभी मर जाएगी तो तब हमारी हो जाएगी, क्या वो पता लगती है प्राकृतिक चिकित्सा अनुलोम विलोम करके बिल्कुल स्वस्थ हो गई पत्नी, क्या तो उस महिला के मन पे क्या बीतेगी, वो कितने श्राप देगी। वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई।
हमसे भी लोग कहते थे कि भैया 38 साल से कोई रिपीट नहीं हुई, ये कैसे रिपीट हो जाएंगे। राज भाई की भाषा में कहूं तो वो लोग कहते थे अमरावती लेके आएंगे। अब बाबा की किस्मत, योगी जी की किस्मत, भाजपा की किस्मत, वो रिपीट हो गए। अब रिपीट हो गए तो बोले अरे नाश हो, अब 5 साल फिर भाई है। तो जो मैं तेजाब ढूंढ रहा था कि इतना तेजाब क्यों है, नाराजगी क्यों है, तो मुझे एक समझदार बुजुर्ग ने ये बात बताई कि बच्चा इसलिए नाराज हैं राहुल जी और सपा वाले। उनको लग रहा था कि अब की तो हो गया, 3 बार थोड़ी ना बनेंगे मोदी, कोई नेहरू है क्या। अब उन बुल्लालाट पर लिखा के लाए तो तीसरी बार बन गए। और मैं एक भविष्यवाणी और कर दूं आशीष भाई, यूपी में भाजपा तीसरी बार अगर आ गई 27 में, क्या तो संवाद में गाली गलौज आ जाएगा। क्या लिख लो राजबाबू आप भी, क्या वही प्रवक्ता रखे जाएंगे जो गाली गलौज करने में एक्सपर्ट होंगे। आशीष चतुर्वेदी को कहा जाएगा तुम जाओ, तुम इतना मीठा बोलते हो नहीं चलेगा। क्या तेजाब इतना ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, कोई एंटासिड काम नहीं करेगी, कोई एंटासिड, हाहाकारी हो जाएगा, बुलाट निकाल लाठी, गुड्डू राइफल्ला, ऐसा माहौल हो जाएगा। क्या हो सकता है हम लोगों को टीवी में बहस भी बंद करनी पड़े हिंसा के डर से, क्योंकि तब आप लोग कंट्रोल में नहीं आओगे ना। भगवान, अरे आप कहोगे बुढ़ापा आ गया ससुर, अब भी 5 साल और कितना इंतजार करें। बोले नहीं कपड़े फाड़ देंगे, अब इंतजार नहीं कर सकते। नेताओं को उनके परिवार के लोगों को पकड़ के रखना पड़ेगा, छत पर नहीं जाने देना होगा, नहीं कूद जाएंगे, वो स्थिति हो जाएगी अटर फ्रस्ट्रेशन की। एक और अगर चौथी बार 29 में भाजपा आ गई मोदी जी के नेतृत्व में, तो भैया फिर खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनसे दूरी में ही भलाई होगी, ये जान लीजिए। क्या कांग्रेस का वक्ता प्रवक्ता कहीं मिल जाए, भैया प्रणाम करके तुरंत कट लेना। आदमी सोचता है कि मेरी उम्र हो गई यार, हैं अब 5 साल फिर वेटिंग। ये मेट्रो नहीं है कि सबर कर ले कि एक बार की निकल गई चलो 2 पीछे आ रही 2 मिनट दूसरी। ये तो गाड़ी 5 साल के लिए छूट जाती है आलोक जी। इसलिए अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये प्यार हमको क्यों नहीं जता रहे, तो भाई आपकी गलती है। उनके दिल से तो पूछो यार, भाई दिल से पूछो। आप गुलगुला खा रहे हो, उनको गूलर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए एसिड है। और पेट में एसिड हो जाए राजबाबू तो हजारों किस्म के एंटासिड दवाएं हैं, मन में एसिड हो जाए तो कोई दवा काम नहीं करती। ये मन में एसिड हो गया, मन में। बोले यार अब 5 साल और झेलना पड़ेगा इनको। ये वैसी स्थिति, एक रूपक और बता देता हूं, मन में आ गया। ट्रेन में हम खड़े हैं और बाकी लोग बैठे हैं आशीष बाबू, हैं एक आदमी ने अपनी शारीरिक स्थिति ही थोड़ी अदल बदल करने के लिए ऐसे थोड़ा किया। क्या हमारी इच्छा जागृत, हमारा वो जागृत हो जाती है लालसा कि शायद ये उठ रहे हैं, उतरेंगे क्या, अब फिर वो और पीछे होकर ऐसे बैठ जाते हैं। क्या तो हमारे मन में क्या आता है कि अरे नाश हो जाए, क्या उतर नहीं सकते थे। हम चाहते हैं इनको जाना कहीं हो या अगले स्टेशन पर उतर जाए, लेकिन वो नहीं उतरेंगे, उनको जहां जाना वही उतरेंगे ना। भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति यहीं आ गई। मैंने भाजपा के कुछ लोगों से कहा था जब 22 का परिणाम आया, मैंने कहा भीषण एसिड झेलने के लिए तैयार रहिएगा। बोले भैया क्यों, कोई गलती हुई? मैंने ये कम बड़ी गलती 38 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड क्यों बना दिए, इसका तो मुआवजा हर्जाना देना पड़ेगा। राज भाई ने कहा कि कुछ गलतियां हैं भाजपा की, स्वाभाविक है, कोई सरकार कोई पार्टी गलती मुक्त नहीं होती राज भाई, क्या कोई इंसान गलती मुक्त नहीं। लेकिन उत्तराखंड की आपने बात कही, आखिरी टिप्पणी करूंगा, आलोक बाबू आपके काम आएगी, बाकी बहसों में ये टिप्पणी। उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी जी के बाद सबसे बड़े बूढ़े नेता हैं आपके हरीश रावत जी। क्या तिवारी जी तो चले गए, हरीश रावत जी ने अभी कहा कि मोदी, योगी और धामी, इन 3 का विकल्प कांग्रेस नहीं खोजेगी तो चुनाव नहीं जीत सकती कभी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब बोले अभी तक इनकी कोई काट कांग्रेस हमारे पास नहीं है। राज भाई अब हरीश रावत का खड़गे जी क्या करेंगे वो आप जानो,
लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। बड़े बूढ़े हैं, उनकी आंखों ने बहुत बसंत देखे हैं मालिक। उन्हें नेहरू भी देखे, इंदिरा जी भी देखी, राजीव गांधी देखे। अगर वो ये कह रहे हैं कि मोदी, योगी और धामी का कोई तोड़ नहीं कांग्रेस के पास, तो हरीश रावत से पूछो कि क्या करें। नहीं, बुजुर्ग आदमी, हो सकता कोई नुस्खा बताएं। इन पे नाराज होने से कुछ नहीं होगा। अगर कांग्रेस के एक प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नेता ये कह रहा है कि हमारे पास तोड़ नहीं, आशीष जी, तो फिर बात खत्म हो जाती है ना। खैर, मैं कहूंगा ये तेजाब चलता रहेगा। संभल के मसले पर शांति रहे, अमन रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी, विपक्ष की भी। सरकार से लड़ते रहिए विपक्ष, और विपक्ष से लड़ती रहे सरकार, लेकिन संभल का तनाव घटना चाहिए, हटना चाहिए। धन्यवाद।